गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग के बेसिक्स को। ये अकाउंटिंग के बेसिक्स का 7th वीडियो है, 7th पार्ट है। स्टार्टिंग के 6 पार्ट्स में जो भी हमने कवर अप किया है मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब क्या है? ये अकाउंटिंग के वो अजम्पशंस है या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ आप इनको तो फॉलो करोगे ही। लेकिन अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो उस केस में आपको बताना पड़ता है कि आपने इनको फॉलो नहीं किया है और इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि आपने इनको फॉलो नहीं किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है। तो देख लेते हैं ये कौन कौन सी है। ये 3 ही है मेनली। सबसे पहली हमारी आती है गोइंग कंसर्न, सेकंड नंबर पे है हमारी कंसिस्टेंसी और थर्ड हमारी आती है अक्रूवल अजम्पशन। अब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि इन अजम्पशंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी अजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है उसको और बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है कल को वो बंद हो जाए। ऑब्वियसली बात है, आप मान लीजिए अपना ही एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या आप अपना बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हो कि आपको बिजनेस बंद हो जाए? नहीं ना। ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए। तो ये एक अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने जो बिजनेस अपना स्टार्ट किया है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा आने वाले टाइम में, और कोई भी इसको बंद करने की इंटेंशन नहीं रख रहा है। तो जब तक फ्यूचर चलेगा तब तक हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी चलता रहे। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसकी वजह से कंपनीज डूब जाती है, बंद करनी पड़ जाती है, वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जनरल बेसिस पे यही माना जाता है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो आगे तक चलता रहे और उसको हम एक्सपांड करें, ना कि इसलिए कि हम उसे बंद करें। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल पीरियड, कि जो हमारा बिजनेस है वो चलते रहना चाहिए फोर्सेबल पीरियड के लिए। जब तक हमें लग रहा है तब तक फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलता रहेगा। आगे है नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। मतलब कि हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर दें या फिर जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनको कम कर दें बहुत ही बड़े पैमाने पे। इसका मतलब क्या है? देखिए कि मान लीजिए आपकी कुछ ब्रांचेस हैं, आपकी 10 ब्रांचेस हैं, तो आप ऑब्वियसली ये बात नहीं चाहोगे ना कि आपके एक ही ब्रांच रह जाए, या फिर आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप क्या कर रहे हो, सारे प्रोडक्ट को हटा के 1-2 ही रख रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस के काम को बहुत ज्यादा कम करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, ऐसे कोई भी नहीं चाहता है। नेक्स्ट इज हमारा fixed assets are recorded at their original cost and depreciated in a systematic manner without reference to their market value। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है कि आपको जो बिजनेस है वो चलने वाला है लंबे टाइम के लिए, तो इसी की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो हम अपनी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं वो जो फिक्स एसेट्स होती हैं हम उनको एक मार्केट वैल्यू पे ना रखकर उन पे जिसे हमने खरीदा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे खरीदा जाता है, उसी वैल्यू पर दिखाते हैं। और जब तक कि उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू रहने वाली है, मतलब जितने टाइम तक के लिए वो हमारी एसेट चलेगी, उसी हिसाब से हम उसके डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, अगर हमको लगता है हमने अपने बिजनेस को अभी बंद कर देना है जल्दी ही, तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू लेके चलते हैं। लेकिन हमें पता है कि हाँ भाई अभी हमें लंबे टाइम तक के लिए अपने बिजनेस को चलाना है, हम इसको बंद नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी करंट वैल्यू क्यों दिखाएंगे? हम तो जिसपे खरीदा है उसी चीज को दिखाते हैं। तो ये इसीलिए किया रहता है क्योंकि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करते हैं और हमारा कोई रीजन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है हम अपने बिजनेस को बंद कर दें या फिर उसके ऑपरेशंस जो है, यानी कि उसके जो हम काम कर रहे हैं उन्हें बहुत लंबे पैमाने पर या बड़े स्केल पर रिड्यूस कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना। अब यहाँ पे हम किन चीजों को मेंटेन करेंगे ये बात आ जाती है। देखिए, तो जो आपने अपना कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, जो आपने प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, आपको कॉन्टिन्यूसली उसी पे टिके रहना है, आप उसको चेंज नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है कि आपको चेंज नहीं करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि आपने करंट ईयर पे किसी और मेथड से काम किया और दूसरे ईयर पे आपने दूसरे मेथड से कर लिया, तीसरे पे फिर चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, आप अपना ही डाटा कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी, जो भी आपने एक तरीका अपना लिया आपको उसी के बेसिस पे कंटिन्यू रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपना लिया तो आप बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 3 कंडीशन में ही होता है। और ये जो 3 कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जाम में आती ही आती है, बहुत बार आई हुई है और बच्चों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं। तो वो 3 हमारी कौन सी कंडीशन है जिसके केस में चेंज होता है, और इन 3 के अलावा ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं अभी तक की डेट में कि आप अपने मेथड को चेंज कर पाओ। तो पहली वाली कौन सी हो गई, रिक्वायर्ड बाय लॉ।
यानी कि हमें लॉ ने बोल दिया कि आपको अपने इस मेथड को चेंज करना है, ये बेकार है या फिर ये ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, आपको उसको चेंज करना पड़ जाएगा क्योंकि लॉ है, लॉ सबको मानना मैंडेटरी होता है। दूसरा आता है हमारा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ने बोला है कि आपने इस तरीका फॉलो किया है, इसको नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है तो आपको करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए कंपलसरी हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी आप लॉ के तरीके से मान सकते हो कि भाई आपको बोल दिया गया तो आपको उसको फॉलो करना मैंडेटरी हो गया, तो दूसरा ये हो गया। और जो तीसरा होता है हमारा, ये तब होता है कि मान लीजिए कि जो मैनेजमेंट है उसको लगता है कि आप जो फॉलो कर रहे हो तरीके को, उससे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं निकल रहा है या फिर रिजल्ट अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं हम, तो उस केस में भी आप चेंज कर सकते हो। इन तीन के अलावा आप और कोई भी कंडीशन में अपने मेथड को चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वेल सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। इसका मतलब ये है कि आपने अकाउंटिंग की जिस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है, एक बार सिलेक्ट करके अडॉप्ट कर लिया आपने उसको, अब आप उसको चेंज नहीं करोगे, आपको कॉन्टिन्यूसली ईयर बाय ईयर उसी के ऊपर रहना है। आगे है इट कैन बी चेंज ओनली व्हेन, ये सिर्फ 3 कंडीशन में ही चेंज होगा। कब चेंज होगा? पहला मैंने आपको बताया था, लॉ रिक्वायर्स, अगर लॉ ने बोल दिया आपको चेंज करना है तो आपको चेंज करना ही है। दूसरा हमारा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, यानी कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ने बोला है कि आपको चेंज करना है तो ये भी हमारे लिए मैंडेटरी होता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो लास्ट है हमारा, इट विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, आपको ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन मिल पाएगी इसकी वजह से, तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई सेकेंड अजम्पशन, जो कि हमारी फंडामेंटल अजम्पशन में काउंट होती है। अब जो लास्ट अजम्पशन है वो है हमारी अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन का मतलब क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्रूवल का मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली में रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, जब वो एंटर हो गई। हम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे कि हमने उसकी पेमेंट कर दी है या नहीं करी है, हमें उसकी पेमेंट रिसीव हो गई है या नहीं रिसीव हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन अकर हो गई यानी कि उस टाइम पे हो गई वो, तो आपको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर देना है, पेमेंट रिसीव होने या फिर पे करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हम अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो ईयरली बनाते हैं। मैं आपको एक मंथ का एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए अप्रैल का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए, वाटर का मान लीजिए, या फिर आप रेंट का ही मान लीजिए। लेकिन आपने क्या किया, या तो आपने उसकी एडवांस में पेमेंट कर रखी है, या फिर आपने उसकी पेमेंट की ही नहीं है, या फिर आप उसकी पेमेंट लेट कर रहे हो। तो आप उस बिल को तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो ट्रांजेक्शन जिस महीने की थी, यानी कि अगर अप्रैल का बिल था तो अप्रैल का ही आप शो करोगे कि अप्रैल का बिल हमारा इतना था। आपने उसकी पेमेंट जब करी तब की तब लिखी जाएगी, पेमेंट जब करी तब लिख दी। लेकिन वो एक्सपेंस तो आज की डेट का हो गया ना हमारा, कि आज की डेट का हमारा बिल है, अप्रैल का बिल है हमारा तो अप्रैल में ही दिखाएंगे, मई का है तो मई में ही दिखाएंगे, जून का है जून में ही दिखाएंगे, जुलाई का है जुलाई में ही दिखाएंगे। तो कोई भी एक्सपेंस या इनकम हमारी उसी पीरियड में दिखाई जाएगी जब वो एक्चुअली में होनी चाहिए थी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेल का। मान लीजिए कोई चीज आपने आज के डेट में सेल कर दी, यानी अगस्त के महीने में सेल की है। अब अगस्त के महीने में सेल कर दी तो ये तो नहीं ना सितंबर में दिखाओ क्योंकि पैसे आपको सितंबर में मिले, ये नहीं होगा। आपने जिस महीने में वो सेल कर दी है आपको उसी महीने की डेट के हिसाब से उसको शो करना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यही हमारा एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपको तभी रिकॉर्ड करनी होती है जब वो अकर हो जाती है, ना कि तब जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो या फिर आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। यानी कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उस ट्रांजेक्शन को हम एंटर कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ना कि तब जब हम उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें मान लो कोई इनकम रिसीव होनी चाहिए थी तो जब रिसीव हो गई तब लिखेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर जब हम उसको पे कर रहे थे तो जब पे कर दिया तब लिखेंगे। वो जिस पीरियड की है, जिस टाइम ड्यूरेशन की है, हमें उसी के अंदर लिखना है उसको। नेक्स्ट इज हमारा रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब वो रियलाइज हो गया। मतलब मान लीजिए आपकी अप्रैल की सेल थी तो आप अप्रैल में ही शो करोगे, आपको पैसे बाद में मिले तो कोई बात नहीं, जब पैसे मिलेंगे तो पैसे मिलने वाली उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। लेकिन सेल आप उस डेट में दिखाओगे जब आपने वो सेल की थी अप्रैल के मंथ में। इट इज इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, आपको कैश मिला है या नहीं मिला है इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो एक्सपेंसेस को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू हो जाता है। एंड वेदर पेड इन कैश और नॉट, उसका कैश का पेमेंट आपने कर दिया या नहीं कर दिया इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल भी दिया था, आप किसी भी बिल की बात कर लीजिए, तो वो जो बिल है जब वो उस ट्रांजेक्शन का होगा, उस डेट में आ गया तो आपको रिकॉर्ड कर देना है, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी है, या फिर एडवांस में कर दिए, जो भी रीजन रहा हो आपका, लेकिन आपको उस रिकॉर्ड इसी में करना है।
दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपकी फीस का। जैसे कि आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं या फिर आप स्कूल में ही हैं, तो स्कूल की भी फीस जाती है, हर मंथ की जाती है। अब मान लीजिए अप्रैल की फीस है, तो इस स्कूल में भी दो सिस्टम चल जाते हैं कि कई बच्चे एडवांस में दे देते हैं, कई थोड़ा डिले देते हैं। तो उसको भी तो उसी डेट पे लिखा जाता है जब वो हो गई है, लेकिन एक्चुअली में वो उसी मंथ की फीस रहने वाली है ना, अप्रैल की फीस है, अप्रैल में ही शो की जाएगी। अब आपने उसके पैसे मार्च में ही दे दिए या फिर आपने मई में दिए हैं, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपने जब भी पे किया वो अलग बात हो गई, लेकिन जो बुक्स दिखाई जाएंगी स्कूल की बुक्स में शो किया जाएगा आपकी फीस का, वो उस मंथ का ही जो दिखाया जाएगा ना, आगे पीछे नहीं कर सकते हम उसको। रिसीव कब किया वो तो अलग बात होगी, लेकिन वो ट्रांजेक्शन हुई कब, वो जिस पीरियड की ट्रांजेक्शन थी, अप्रैल की थी, तो अप्रैल में ही दिखाएंगे, किसी और चीज में नहीं दिखाएंगे। तो हमारी 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल असम्पशंस कौन कौन सी हुई? पहले हमारे गोल कंसर्न, मतलब मेन क्या है इसमें कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम उसे लंबे टाइम तक चला सके और हमें उसे बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि आपने कोई प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया तो आप उसी को फॉलो करोगे, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन 3 चीजें होंगी तो ही आप चेंज कर पाओगे। लॉ ने बोल दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया, या फिर ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन देने वाला है। और थर्ड हमारा हो गया अक्रूवल असम्पशन, कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिस महीने की है या जिस पीरियड की है हम उसी टाइम पे लिखेंगे। कैश हमें मिला चाहे नहीं मिला, या फिर हमने पेमेंट उसकी करी या नहीं करी, हमें कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन समझ में आ गई होंगी। और ये अकाउंटिंग जो असम्पशंस होती हैं इनको हमको तभी दिखाना होता है जब आपने उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि ये माना जाता है कि आपने इसको हमेशा से फॉलो करना ही करना है, कोई भी इसमें ना फॉलो करने वाली बात नहीं है। और अगर आपने नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको उसका रीजन भी आपको बताना पड़ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।